हेलो एवरीवन, पूर्वांचल करियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नई शुरुआत के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। यह क्लास जो होगा वह अब निरंतर होगा, जिसमें हम आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन के सभी पुस्तकों का एक सिलसिलेवार ढंग से हम आपको अध्ययन करवाएंगे और साथ में उससे संबंधित सभी व्याख्यात्मक प्रश्न को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह भारतीय इतिहास है, जिसमें आप प्राचीन इतिहास से पढ़ना शुरू करेंगे। पूर्वावलोकन, जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन होता है, इसी को मैं आपको बताने चल रहा हूँ। यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण किताब है, जिसमें यदि मैं इसको सीख जाता हूँ, यदि कोई भी व्यक्ति इसको सीख जाएगा तो लगभग 80% प्रश्न को यहाँ से कवर किया जा सकता है। तो आइए आज हम आपको एक एक प्रश्न करवाते हैं। आज का जो है हमारा पहला प्रश्न है घटना चक्र पूर्वावलोकन का। ये पहला प्रश्न है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था। ठीक है, तो ये तो प्रश्न है। तो इसमें पहला जो मानव था उसने अपना जो अनाज उपयोग किया था वह था जौ। वो कौन क्या था? वह था जौ। ठीक है, तो जौ जो है यह पहला अनाज है जिसे मानव के द्वारा प्रयुक्त किया गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया? तो सबसे पहले हमको इसके बारे में कुछ जानना है। जैसे जानना ये है कि कोपेनहेगन संग्रहालय क्या है। कोपेनहेगन संग्रहालय, ये जो कोपेनहेगन संग्रहालय है ये पड़ता है कहाँ पर? डेनमार्क में। कहाँ पड़ेगा? डेनमार्क में पड़ता है। और आपसे पूछा है कि त्रियुगीन विभाजन किसने किया? तो त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? थॉमसन ने किया था। थॉमसन ने किया था त्रियुगीन विभाजन। त्रियुगीन विभाजन त्रियुगीन विभाजन किया था थॉमसन ने। वे विभाजन थे, कौन थे विभाजन? विभाजन का नाम था, एक था आपका पाषाण और एक था आपका कांस्य और एक था आपका लौह युगीन। यदि आपसे पूछता है कि आप बताइए जो कोपेनहेगन संग्रहालय के अनुसार जो त्रियुगीन विभाजन थॉमसन के द्वारा किया गया था, तो वे विभाजन कौन कौन से हैं? तो आपको बताना है पाषाण, कांस्य और लौह युगीन, ये 3 विभाजन थे जिसको थॉमसन ने किया था। तो आप अपना उत्तर लगाएंगे थॉमसन। ठीक है, तो थॉमसन को क्या करेंगे आप? टिक करेंगे। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न ये है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर कुछ बातें हैं जिसको पहले हम सीखते हैं। आइए देखते हैं, हड्डी से निर्मित जो स्थल हैं वो क्या क्या है। पहले मैं एक एक ऑप्शन को देखता हूँ। पहला ऑप्शन है, मैं डी को देखता हूँ। जो मेरा ऑप्शन है वो है चोपानी मांडो। ये चोपानी जो मांडो है ये कहाँ पर है, पहले इसको जानें।
ये पहली बात है, इसको मैं आपको बताने चल रहा हूँ। चौपानी मांडो जो है आपका प्रयागराज जिला है, प्रयागराज ये यूपी में पड़ता है, ठीक है, ये जिला है। यहाँ पर चौपानी मांडो है। नदी का नाम है बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी में चौपानी मांडो है। यहाँ से जो स्थल प्राप्त हुए हैं, जो आवास प्राप्त हुए हैं, जो गोलाकार एवं अंडाकार आवास प्राप्त हुए हैं, अंडाकार आवास प्राप्त हुए हैं। तीसरी बात यह है, यहाँ पर जो मानव हुआ करता था, जो संग्राहक मानव था, जो भोजन को इकट्ठा करता था, संग्राहक मानव, अब जो है मानव अब उत्पादक मानव हो गया है। क्या हो गया है? उत्पादक मानव हो गया है। इसका मतलब है कि जो चौपानी मांडो है, यहाँ से आप देखेंगे कि जो चौपानी मांडो है, यहाँ का जो मानव है, पहले मानव जो हुआ करता था, भोजन को संग्रह करता था, जंगल से लाता था, पशुओं को मार करके लाता था, जो कंदमूल फल हुआ करते थे उसको रख लेता था, तो वो संग्राहक हो गया। लेकिन अब मानव जो है अब उत्पादक हो गया। इसका मतलब हो गया ये कि जब मानव उत्पादक हो गया तो खेती करने की परंपरा को शुरू कर दिया था, तो अब मानव दूसरों के लिए भी भोजन बनाने लगा, उत्पादन करने लगा था और अपने लिए भी, ठीक है। तो आपसे यदि पूछता है कि चौपानी मांडो कहाँ है, तो आप बताएंगे प्रयागराज में चौपानी मांडो पड़ता है, बेलन नदी घाटी में पड़ता है। इसकी विशेषता है कि बेलना गोलाकार और अंडाकार यहाँ पर आवास प्राप्त हुए हैं। और तीसरी विशेषता ये है कि संग्राहक मानव अब क्या हो गया? उत्पादक मानव हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये मानव है वह अब ट्रांजिशन फेज में आ गया है, ठीक है। आइए दूसरा देखते हैं। अब सराय नाहर, सराय नाहर, ये जो है सराय नाहर प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है भाई, प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। यह भी मध्य पाषाणिक स्थल है। यहाँ से क्या मिला है हमें, इसको भी बताना है। लेकिन जो महदहा है आपका, महदहा लेहकिया, ये लेहकिया जो है आपका ये मिर्ज़ापुर जिले में पड़ता है। लेहकिया जो है ये आपका पड़ता है मिर्ज़ापुर जिले में लेहकिया पड़ता है। यहाँ से भी पत्थर के औजार मिले हैं। तो अब हमें मिल गया, मैंने चौपानी मांडो के बारे में बता दिया, सराय नाहर के बारे में बता दिया। महदहा से, ये जो महदहा है यहाँ से आपको मिलेगा कि महदहा से आपको मध्य पाषाणिक स्थल है जहाँ से हड्डी के उपकरण मिले हैं। ठीक है। अब महदहा के बारे में भी थोड़ा देख लिया जाए। महदहा, आइए महदहा के बारे में, ये है महदहा भी ये है प्रतापगढ़ जिले में। ये कहाँ है? प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है महदहा। इसकी खोज जो है, इसकी खोज जी.आर. शर्मा ने किया था। क्या किया था? जी.आर. शर्मा नामक ये पुरातत्वविद थे जिन्होंने महदहा की खोज किया था। यहाँ से जो स्थल प्राप्त हुए हैं उसमें हड्डी
हड्डी एवं सींग के बने आभूषण मिले हैं। आभूषण मिले हैं। ये रहा महादाह के बारे में। सराय नाहर के बारे में मैंने बता दिया कि सराय नाहर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। लेहकिया को बताया कि लेहकिया जो है मिर्ज़ापुर जिले में पड़ता है, मध्य पाषाण कालिक स्थल है। और मादाह को बताया कि मादाह प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। इसकी खोज जी आर शर्मा के द्वारा की गई। चौपानी मांडो के बारे में मैं बताया कि चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में पड़ता है, बेलन नदी घाटी में। यहाँ पर गोलाकार और अंडाकार आवास मिले हैं। साथ ही साथ जो उत्पादक मानव, जो संग्राहक मानव था, जो जंगलों से भोजन को ढूंढ करके लाता था और इकट्ठा करता था, पशुओं को मार करके लाता था, शिकारी मानव था, अब वह उत्पादक मानव हो गया है। इसके बारे में जानकारी हमको चौपानी मांडो से प्राप्त होती है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक, अब देखिए चौथा प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, तो इसके बारे में देखा जाए। मैंने अभी बताया कि सराय नाहर जो है कहाँ है। ये सराय नाहर जो आपका है वो प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। सराय नाहर कहाँ है? प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है सराय नाहर। ठीक है। फिर मैंने बताया जो लंगनाज है यह गुजरात में पड़ता है। लंगनाज गुजरात में पड़ता है। और फिर मैंने बताया जो महदाह है यह जो है यह भी प्रतापगढ़ में पड़ता है। प्रतापगढ़ में पड़ता है। और दमदमा, ये जो दमदमा है यह भी आपका प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। प्रतापगढ़ जिले में दमदमा भी पड़ता है। ये सब स्थल हैं जो, अब देखिए दमदमा के बारे में देखा जाए। दमदमा, ये जो दमदमा है ये प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। जब इसकी खुदाई हुई, पुरातत्ववेत्ताओं ने इसकी खुदाई की तो यहाँ से 41 समाधान प्राप्त हुए। 41 समाधान प्राप्त हुए। इन 41 समाधानों में जो था, इसमें 5 समाधान ऐसे थे, 5 समाधान ऐसे थे जहाँ से युग्म समाधियाँ मिली हैं। युग्म समाधियाँ मिली हैं। इसका मतलब है यहाँ पर 2-2 लोगों को दफनाया गया था 5 जगह से। एक जगह ऐसा है, एक समाधान ऐसा है जहाँ पर केवल समाधान में 3 लोगों को दफनाया गया है। 3 लोगों को दफनाया गया है। अगला है शेष जो है वो एकल समाधान है। एकल समाधान। ठीक है। यही है दमदमा के बारे में जानकारी। दमदमा जो है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है, ये जानते हैं। यहाँ से खुदाई के दौरान 41 समाधान मिले हैं। ठीक है, कब्रें मिली हैं, जिसमें से 5 समाधान ऐसे हैं, 5 कब्रें ऐसी प्राप्त हुई हैं जहाँ से युग्म समाधियाँ मिली हैं। एक कब्र ऐसी है जहाँ से 3 लोगों को एक ही साथ दफनाया गया है। तो प्रश्न वही पूछा है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, तो हमें आंसर लगाना है क्या? दमदमा से। 3 मानव कंकाल हमें मिले हैं, कहाँ से? दमदमा से मिले हैं। तो इसको देखना है ध्यान से। आइए हम आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न है कि किस स्थल से हमें मिला है हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड्डी के उपकरण तो एक एक ऑप्शन जाने पहले, ये जो सराय नाहर है मैंने आपको अभी अभी बताया
कि जो सराय नाहर है ये प्रतापगढ़ में पड़ता है, प्रतापगढ़ गढ़ में पड़ता है सराय नाहर। चौपानी मांडो, ये चौपानी मांडो है, ये में चौपानी नहीं है, चौपानी मांडो। चौपानी मांडो को मैंने बताया आपको कहाँ पर है। चौपानी मांडो प्रयागराज जिले में पड़ता है, बेलन नदी घाटी में पड़ता है। यहाँ से बेलनाकार और अंडाकार आवास मिले हैं और यहाँ से संक्रमणकालीन मानव जीवन का संक्रमणकालीन फेज मिलता है। मतलब ये कि जो मानव संग्राहक मानव था अब वह मानव उत्पादक हो गया है। तो हड्डी के उपकरण जब पूछा जाएगा, अब यह ध्यान देना है कि हड्डी का आभूषण नहीं है, हड्डी का आभूषण। हड्डी का जब आभूषण आएगा तो आंसर दूसरा होगा, और हड्डी का जब पूछा जाएगा, हड्डी का जब आएगा ये उपकरण आएगा तो उत्तर दूसरा होगा, और हड्डी का उपकरण आएगा तो उत्तर दूसरा होगा। तो आपको लगाना है क्या, हड्डी का उपकरण प्राप्त हुआ तो कहाँ से लगाएंगे, माधा से लगाएंगे। ठीक है, माधा के बारे में भी बता दिया कि माधा आपका कहाँ है, सराय नाहर भी प्रतापगढ़ है। चौपानी मांडो जो है प्रयागराज में है, प्रयागराज में है। और माधा आपका कहाँ है, प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है माधा। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को हमको देख करके चलना है। ठीक, आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। छठा प्रश्न है ये, आइए देखिए। छठा प्रश्न है कि रॉबर्ट्स ब्रूस फुट थे। रॉबर्ट्स ब्रूस फुट क्या थे? तो सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में हमको जानना है। क्या जानना, देखें। रॉबर्ट ब्रूस फुट, ये रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या है? एक ये है ब्रिटिश, क्या है, ब्रिटिश है। ब्रिटिश यानी ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं रॉबर्ट ब्रूस फुट। दूसरी बात ये कि रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में ये जानना है कि ये भूगर्भ वैज्ञानिक हैं। क्या है? भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट। पुरातत्वविद का मतलब होता है, यही इसकी इंग्लिश होती है आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, अब रॉबर्ट ब्रूस फुट हो गए। इन्होंने सबसे पहले जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, JSI के अनुसार 1863 में भारत में अन्वेषण कार्य शुरू किया। ठीक है, 1863 में अन्वेषण कार्य क्या किया इन्होंने, शुरू किया। अब देखिए, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ पूरा पाषाण काल का पिता कहते हैं। पूरा पाषाण काल का पिता किसे कहते हैं?
या पाषाण काल का पिता किसे कहते हैं तो इन्हीं को लगा देंगे, ठीक है। लेकिन फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कौन है? फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कौन है? तो उसका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ये, ठीक। अब देखिए इनकी खोज क्या थी भाई? इनकी खोज है 1863 में ये पल्लवरम जो है ये मद्रास के पास में पड़ता है। पल्लवरम से हैंड एक्स की खोज की, ठीक है। और ये पल्लवरम किस जिले में पड़ता भाई? तमिलनाडु। टी एन मैं लिख देता हूँ तो आपको समझ जाना है, तमिलनाडु। आइए रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में मैं बताता हूँ फिर आपको। इतनी रही इनके बारे में जानकारी। जो रॉबर्ट ब्रूस फुट है यह ब्रिटिश है। सबसे पहली बात तो यह इंग्लैंड का रहने वाला व्यक्ति है। इसके बारे में जानकारी ये है कि यह भूगर्भ वैज्ञानिक है, ठीक है। यह पुरातत्वविद है, आर्कियोलॉजिस्ट है, ठीक। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार 1863 में भारत में अन्वेषण कार्य इन्होंने क्या किया? शुरू किया। इसीलिए इन्हें पाषाण काल या पूरा पाषाण काल का इनको क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। लेकिन फादर ऑफ आर्कियोलॉजी ये नहीं है। फादर ऑफ आर्कियोलॉजी किसको कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। अब इन्होंने जो कार्य शुरू किया जिसके लिए इनका योगदान जो उल्लेखनीय है वह उल्लेखनीय ये है कि मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से इन्होंने एक हैंड एक्स हाथ की कुल्हाड़ी की खोज की, जिसके लिए ये याद किए जाते हैं। तो जो रॉबर्ट ब्रूस फुट है ये पुरातत्वविद होने के साथ साथ ये भूवैज्ञानिक भी हैं, इसलिए इसका उत्तर ए एंड बी दोनों होगा, ठीक है। ए एंड बी दोनों इसका आंसर होगा। तो आप ये देख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। निम्न में से यदि इनमें से केवल एक होगा तो एक मारेंगे, नहीं तो भूवैज्ञानिक पुरातत्वविद ये दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 7वां, खाद्यान्नों की कृषि जो है सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, ठीक है। खाद्यान्नों की कृषि जो है सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो आप देखिए, अब आपको सबसे पहले ये जानना है कि पाषाण काल को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो पाषाण काल को हमको बांट करके देखना है। सबसे पहले मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको बता देता हूँ। कृषि का जो शुरुआत हुआ वो सबसे पहले नवपाषाण काल में हुआ। ये देखिए ये आंसर है। अब जरा मैं नवपाषाण काल के बारे में बता देता हूँ आपको। उसके बाद आपको मैं बताऊँगा पूरा पाषाण काल के बारे में। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल को कहते हैं नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज इसको कहते हैं, नियोलिथिक एज कहते हैं इसमें पूरा पाषाण काल में। तो पूरा पाषाण काल को पढ़ते समय हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है। नवपाषाण काल में सबसे पहले मानव जो है कृषि करना आरंभ कर दिया। कृषि आरंभ हो गया, यहाँ पर आरंभ हुआ, ठीक है। कृषि सर्वप्रथम आरंभ हो गई। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि पहिए का जो है आविष्कार हो गया। पहिए का आविष्कार हो गया।
अस्थाई जो बस्तियां थी वो आ गई सामने, बस्तियां बनने लगी। जो हथियार थे वे अब छोटे हो गए और परिष्कृत हो गए। इन सब चीज़ों को देख करके हम देख सकते हैं, ठीक है। और जो नियोलिथिक एज है इसको मैं लिख सकता हूँ, इसका जो टाइम पीरियड है वो 8000 BC से लेकर के 1000 BC के बीच में इसका क्या है, टाइम पीरियड है। अब ये देखिए यहाँ पर शिल्प का भी विकास हो रहा है। अब शिल्प का विकास, शिल्प का भी जो है विकास हो रहा है अब, ठीक है। तो नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम आरंभ हुई थी, तो उसके लिए आपको बेस्ट ऑप्शन आपका नवपाषाण काल हो जाएगा, क्योंकि कृषि इसलिए नवपाषाण काल में होगी क्योंकि मानव जो है अब एक जगह रुक करके रहने लगा था। तो जब आदमी कहीं पर रुकेगा, अस्थायी जीवन बिताएगा, तो वहीं के जंगलों को काट करके उसकी सफाई करके जो है खेती करना प्रारंभ कर देगा। यदि आपसे कोई पूछता है कि नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, तो आपको बताना है 8000 से 1000 BC, ठीक है। तो यह जो सिलसिला है वो पाषाण काल से चलता है, पाषाण काल से चलता है। तो पाषाण काल में आपको एक विभाजन जो पाषाण काल का है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ये सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आइए ये देखिए आज का ये हमारा अगला प्रश्न है। लिखा है 8वां, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ। पशुपालन का प्रारंभ हुआ मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में। तो आइए देखते हैं मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में, अंतिम चरण में, ठीक है। अंतिम चरण में पशुपालन का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इसके लिए दो स्थान हमको जानना है। एक राजस्थान का बागौर, ठीक है, बागौर ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में पड़ता है, यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और एक आदमगढ़ से मिला है, ठीक है। आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो पशुपालन का जो प्रमाण मिला है पशुपालन का, वो कहाँ मिला है, मध्य पाषाण काल में मिला है। मध्य पाषाण काल में 2 स्थल हैं, स्थल 2 हैं, क्या कौन कौन से। एक स्थल ये है, एक स्थल है आदमगढ़, आदमगढ़, आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में पड़ता है, होशंगाबाद, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है मध्य प्रदेश का आदमगढ़। और दूसरा है बागौर, बागौर जो है राजस्थान में पड़ता है, ठीक। ये 2 है। यदि स्थल के रूप में आपसे पूछा जाएगा, यदि स्थल के रूप में पूछा जाएगा तो 2 स्थल का नाम आपको याद रखना है, आदमगढ़ और बागौर, ये रखना है याद। आदमगढ़ में एक खास जानकारी रखनी है कि आदमगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है और बागौर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ये दोनों स्थल जो है मध्य पाषाण काल में है।
मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन का साक्ष्य मिलता है वह मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में मिलता है, यानी मध्य पाषाण काल खत्म हुआ होने को रहता है, नवपाषाण काल शुरू होने का रहता है। उसी के टाइम पीरियड में आपको पशुपालन का साक्ष्य आपको देखने को मिलता है। रही बात होशंगाबाद की आ गई है, तो होशंगाबाद के बारे में थोड़ा हम आपसे चर्चा कर लेते हैं। होशंगाबाद, ये होशंगाबाद है। होशंगाबाद ये जो है नर्मदा नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे है, के किनारे, ठीक है। ये प्रसिद्ध है, कुछ बात को लेकर के ये प्रसिद्ध है। कौन सी बात है? यहाँ से जो नोट छापने के कागज़ होते हैं, जो नोट छापने के कागज़, नोट छापने के कागज़ जो होते हैं, कागज़ बनाए जाते हैं। होशंगाबाद से नोट छापने के कागज़ बनाए जाते हैं। लेकिन अब आ गया है बात कि नोट छापने के कागज़ तो होशंगाबाद में बनाए जाते हैं, लेकिन नोट छपते कहाँ है? तो जब नोट की बात आई है तो देख लीजिए, हम दो बातों को लिख देते हैं। नोट ये रुपए वाला नोट है भाई, ये मत करना कि सर जी कोई नोट लिख रहे हैं, नोट नहीं है। अब ये सिक्का है, सिक्का, क्वाइंस, ठीक है। सिक्का के बारे में इधर लिख दूंगा, इधर, और नोट के बारे में इधर, ठीक है। आइए नोट के बारे में, तो एक है देवास, एक है नासिक, एक है मैसूर, एक है सालबोनी। ये जो है यहाँ पर जो है नोट छपते हैं। देवास जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, नासिक जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है, जो मैसूर है कर्नाटक में पड़ता है, और जबकि सालबोनी जो है ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो नोट छापने का कहाँ पर नोट छपता है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि नोट 4 जगह छपता है। कहाँ पर? देवास, नासिक, मैसूर, कर्नाटक और सालबोनी में, ठीक है। अब सिक्का कहाँ छपेगा भाई? सिक्का भी हमारा 4 जगह छपता है। सिक्का 4 जगह बनता है। सबसे पहले हमको देखना है मुंबई में सिक्का बनता है। दूसरी बात, एक कलकत्ता में बनता है। तीसरा नोएडा में बनता है, और चौथा जो है ये हैदराबाद में बनता है, ठीक है। अब देखो मुंबई आप सभी लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में मुंबई पड़ता है, ठीक है। कलकत्ता जानते हैं सब लोग पश्चिम बंगाल में पड़ता है। नोएडा आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी में पड़ता है, और हैदराबाद सभी लोग जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यह भी आपको जानने की ज़रूरत है कि कौन स्थल कहाँ पर पड़ते हैं। तो इतनी जानकारी मैंने आपको दिया। जानकारी में ये आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है कि जो उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ है वह मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में हुआ है। स्थल के रूप में यदि पूछता है तो आदमगढ़ और बागोर का नाम ध्यान रखना है। बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा में पड़ता है, जबकि आदमगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में पड़ता है। होशंगाबाद का नाम आ गया है तो होशंगाबाद के बारे में चर्चा की जाए, क्योंकि होशंगाबाद का संबंध नोट से है, रुपए से है। तो रुपए से ये है कि होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे है, तो इससे आपको पता ही चल गया होगा कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। मैंने लिखा भी है। नोट छापने के कागज़ जो जिससे नोट छपती है वो बनाई जाती है। लगभग 20% नोट ही भारत में बनाए जाते हैं, मतलब कागज़ बनाए जाते हैं, बाकी बाहर से आता है।
अब नोट जो छापने के कारखाने हैं वो 4 हैं, एक देवास में है, एक नासिक में है और एक मैसूर में है, एक सालबोनी में है। देवास मध्य प्रदेश में है, नासिक महाराष्ट्र में है, मैसूर कर्नाटक में है, सालबोनी है पश्चिम बंगाल में। नोट की बात हो गई तो सिक्कों की भी बात कर ली जाए। सिक्कों के लिए टकसालें होती हैं, उसके लिए प्रेस होता है। तो सिक्का के लिए टकसाल मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में टकसाल है, ठीक है, जहाँ पर सिक्के जारी किए जाते हैं, सिक्के छापे जाते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान है। मैंने आपको बताया है कि ये तो प्रश्न हमें लग रहा है कि रिपीट हो गया है, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप इसको देख लीजिए। चौपानी मांडो के बारे में मैंने बताया कि जो चौपानी मांडो है ये प्रयागराज में पड़ता है, प्रयागराज में है चौपानी मांडो। यहाँ से कुछ स्थल प्राप्त हुए हैं। बेलन नदी घाटी में है चौपानी मांडो स्थल। यहाँ से बेलन अंडाकार और गोलाकार जो है आपको आवास मिले हैं। ट्रांजिशन फेज मिला है मानव सभ्यता का, जो मानव जो है संग्राहक हुआ करता था, अब वह उत्पादक हो गया है। लंग अनाज के बारे में मैंने बताया कि जो लंग अनाज है यह गुजरात में है, गुजरात में लंग अनाज है, यह भी मध्य पाषाणिक स्थल है। बीरभानपुर के बारे में आपको जानना है कि बीरभानपुर, आपको एक बीरभानपुर बनारस के आसपास दिखता है, एक बीरभान पश्चिम बंगाल, वहाँ पर पश्चिम बंगाल के आसपास दिखता है। तो इसके बारे में ज़्यादा आपको जानकार मतलब इसको बारे में ज़्यादा देखना नहीं है, मध्य पाषाणिक स्थल ही है यह भी। आदमगढ़ के बारे में मैंने बताया कि आदमगढ़ ही मध्य पाषाणिक स्थल है, जहाँ से पशुपालन का क्या मिला है, साक्ष्य मिला है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए ये आज का अंतिम प्रश्न है। आज का अंतिम प्रश्न है यह है कि भारत में मानव सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत में मानव के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो मैं स्थल के रूप में लेता हूँ, तो सबसे पहले मैं लेता हूँ हथनौरा। ये एक स्थल है हथनौरा। हथनौरा एक स्थल है जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में पड़ता है। क्या? हथनौरा। क्या पड़ता है भाई? हथनौरा पड़ता है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। और आप जानते हैं सभी लोग कि जो होशंगाबाद है वो नर्मदा नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे है। तो जो यह स्थल है वह जो मानव का जो साक्ष्य मिलेगा वो नर्मदा घाटी में ही मिलेगा, नर्मदा घाटी में मिलेगा। ठीक है, आइए मैंने इसकी व्याख्या की आपके सामने कि जो मानव सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला, तो आपका स्थल के रूप में हथनौरा दिखना है। हथनौरा स्थल के रूप में, राज्य के रूप में मध्य प्रदेश, जिले के रूप में होशंगाबाद, नदी घाटी के रिस्पेक्ट में नर्मदा नदी घाटी, क्योंकि होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे पड़ता है इसलिए नर्मदा नदी घाटी होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर देख दिया कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ है। पहले इसको भी देख लें कि जो नीलगिरी है, नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ है? ये है तमिलनाडु में। नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ जो है, नल्ला मल्ला की जो पहाड़ियाँ हैं
पहाड़ियाँ, ये है आंध्र प्रदेश में है। और शिवालिक की जो पहाड़ी है, जो शिवालिक की जो पहाड़ी है, शिवालिक की जो पहाड़ी है, ये लगभग जो आप देखेंगे बाह्य हिमालय के रूप में जो सबसे निचला हिमालय है उसी का भाग है शिवालिक हिमालय। आप इसको नेपाल लिख सकते हैं, नेपाल। वैसे इसका विस्तार जो है हरियाणा, पंजाब, इस सब जगह से उत्तराखंड में है, लेकिन आप नेपाल लिख देंगे क्योंकि इसका अधिकांश जो विस्तार है नेपाल में है। तो आप देखिए ये सब लोग अलग हो गए। ये तो तमिलनाडु में है, ये है आंध्र प्रदेश में है। अब ये जो है मैंने नेपाल लिख दिया, ये नेपाल में है, ये लेकिन मध्य प्रदेश में है। तो मैंने आपको बताया कि मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश में मिला है, तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी घाटी है, तो नर्मदा वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको कभी भी आपके स्थल के रूप में आए तो आप हथनौरा को टिक करेंगे, राज्य के रूप में आए तो एमपी को टिक करेंगे, जिले के रूप में आएगा तो एमपी का होशंगाबाद टिक करेंगे, यदि नदी घाटी के रूप में आएगा तो नर्मदा नदी घाटी को टिक करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ